नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आगे की राह पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास इस वित्त वर्ष यानी FY26 की पहली तिमाही के कुछ नतीजे हैं और भविष्य के अनुमान भी। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि हम समझें अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, वो भी आसान भाषा में। बिल्कुल। और देखिए, आंकड़े जो हैं वो एक मिलीजुली तस्वीर पेश कर रहे हैं। कहीं मजबूती दिखती है तो कहीं थोड़ी सुस्ती भी है। जरूरी यह है कि हम इन सब संकेतों को जोड़कर देखें। मतलब, क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ दिक्कतें हैं और इसका मतलब क्या है। सही। तो चलिए शुरुआत कंपनियों के हालिया प्रदर्शन से करते हैं। अप्रैल जून तिमाही सुना है मिला जुला सा रहा है। हाँ, कह सकते हैं। लिस्टेड कंपनियों का कुल रेवेन्यू मतलब कमाई करीब 7% बढ़ी और मुनाफा वो 6%। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं निफ्टी 50 वाली, उनका मुनाफा तो करीब 11% बढ़ गया। ये फर्क क्यों? हाँ, यह एक बहुत अहम पॉइंट है। असल में हुआ ये है कि जो बड़ी मछलियां हैं उन्होंने काफी अच्छा किया है। अच्छा, जैसे 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 रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनका मुनाफा 35% से ज्यादा बढ़ा। हालांकि इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी क्या? कि उनको एशियन पेंट्स की हिस्सेदारी बेचने से एक बड़ा वन टाइम मुनाफा हुआ है। हाँ, वो तो हर बार नहीं होगा। बिल्कुल। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, बजाज ग्रुप, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये चमक धमक ज्यादातर इन्हीं बड़ी कंपनियों तक सीमित है। मतलब छोटी कंपनियों के लिए मुश्किल? हाँ, छोटी और मझोली कंपनियों के लिए माहौल उतना उतना आसान नहीं रहा। उनके मुनाफे पर दबाव साफ दिखा है। अच्छा, तो ये तो हुई कंपनियों की बात। अब अगर अलग-अलग सेक्टर्स यानी उद्योगों को देखें, जी। कुछ सेक्टर्स तो कमाल ही कर रहे हैं। जैसे स्टील सेक्टर, सेल का मुनाफा 273% उछल गया। हाँ, स्टील में काफी तेजी आई है। और दूसरी तरफ ये मीडिया और एंटरटेनमेंट वाला मामला बड़ा अजीब है। कमाई यानी रेवेन्यू 46% गिरी, जिगरी है। लेकिन मुनाफा मुनाफा 450% से ज्यादा बढ़ गया। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये मीडिया वाला मामला वाकई दिलचस्प है। देखिए, जब कमाई इतनी गिरे और मुनाफा इतना उछले, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि या तो कंपनियों ने अपने खर्चे बहुत ज्यादा घटा दिए हैं। अच्छा, कॉस्ट कटिंग। हाँ, बहुत सख्ती से। या फिर हो सकता है कोई पुराना घाटे वाला हिस्सा बेच दिया हो, या कभी-कभी अकाउंटिंग के कुछ बदलाव भी असर डालते हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनियां मुनाफा बनाए रखने के लिए अलग-अलग तिकड़म मतलब तरीके अपना रही हैं। सही। और दूसरी तरफ आईटी सेक्टर का क्या हाल है? आईटी सेक्टर थोड़ा सुस्त पड़ा है। पिछले 5 तिमाहियों में उनकी रेवेन्यू ग्रोथ सबसे कम रही है, सिर्फ 3.4%। मुनाफा भी बस 4.6% बढ़ा। ओहो, और बैंकिंग फाइनेंस? वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। 9 तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर हैं। रेवेन्यू 6.4%, मुनाफा सिर्फ 5.1% बढ़ा। के लिए क्या अनुमान है? जी। क्या भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, ये सब वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.3% से 6.7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, अनुमान तो काफी मजबूत है और उम्मीद पूरी है कि भारत ये सबसे तेज रफ्तार बनाए रखेगा। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कई कारण हैं। एक तो हमारी घरेलू मांग, मतलब देश के अंदर की खपत, वो काफी मजबूत है। दूसरा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी खर्च कर रही है, सड़कें, पुल वगैरह। हाँ। और तीसरा, हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरें भी घटाई हैं। इससे बाजार में पैसा बढ़ेगा, कर्जा सस्ता होगा, तो मांग और बढ़ सकती है। कितना पैसा आएगा बाजार में इस कटौती से? अनुमान है कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आएगी। अच्छा खासा अमाउंट है। लेकिन क्या कोई जोखिम भी है? जोखिम तो हमेशा रहते हैं। जैसे दुनिया भर में व्यापार नीतियां कैसे बदलती हैं, खासकर अमेरिका की, उसका असर पड़ता है। हाँ, वो तो है। हाँ। और एक चिंता की बात यह है कि हमारा अपना औद्योगिक उत्पादन, जिसे आईआईपी कहते हैं, वो जून में सिर्फ 4.5% बढ़ा। ये पिछले 10 महीने में सबसे कम है। तो इस पे नजर रखनी होगी। सही। अच्छा, अब भविष्य की ओर देखते हैं। कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनसे आगे तेज ग्रोथ की उम्मीद है? कुछ सेक्टर्स हैं जो भविष्य के सितारे माने जा रहे हैं। जैसे सुना है आईटी में 15-20% ग्रोथ की उम्मीद है। हाँ, आईटी में अच्छी ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा, उसमें कितनी? उसमें 18 से 25% तक। इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज, वो तो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो ये करीब 40% से ज्यादा की सालाना चक्रवृद्धि दर CAGR का अनुमान है।
और हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर भी 12 से 18% तक बढ़ सकता है। तो ये सब तो काफी पॉजिटिव है। डिजिटल इंडिया, क्लीन एनर्जी, हेल्थ, ये सब फोकस एरिया है। बिल्कुल, लेकिन वहीं कुछ पारंपरिक सेक्टर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कौन से? ऑटोमोबाइल सेक्टर में खासकर टू व्हीलर यानी मोटरसाइकिल और स्कूटर, उनकी बिक्री 9% गिरी है। ओ। और माइनिंग यानी खनन उत्पादन भी जून में 8.7% घटा है। और जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली कंपनियां हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, हाँ, साबुन, तेल, बिस्कुट वाली। जी, उनकी बिक्री लगातार तीसरे महीने गिरी है। ये खासकर ग्रामीण इलाकों में मांग की कमी का संकेत हो सकता है। ये चिंता की बात है। अच्छा, अब कंपनियों की अपनी आर्थिक सेहत पर आते हैं। क्या वे कर्ज कम ले रही हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प ट्रेंड दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनियों ने बैंकों से कर्ज लेने की रफ्तार काफी कम कर दी है। कितनी कम? सिर्फ 2.9% सालाना बढ़त हुई है कर्ज में, जबकि इसी दौरान उनके पास नकदी मतलब कैश वो 10% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ा है। तो वो कर्ज लेने के बजाय अपने पैसे या बाजार से पैसा उठा रहे हैं। बिल्कुल, वो अब अपने आंतरिक स्रोतों या फिर शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट, इन पर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं। और दिवालियापन के मामले वो भी घटे हैं। हाँ, पिछले साल के मुकाबले FY25 में करीब 28% कमी आई है, जो IBC कानून है दिवालियापन वाला। हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट। जी, उससे सिस्टम में कुछ सुधार तो दिख रहा है। हालांकि एक दिक्कत अभी भी है। क्या? कि डूबे हुए कर्ज से वसूली अभी भी औसतन सिर्फ 33% के आसपास ही है। इसे बेहतर करने की बहुत जरूरत है। और ग्लोबल लेवल पे क्या स्थिति है भारतीय कंपनियों की? देखिए, कुछ ब्रांड्स जैसे टाटा, इन्फोसिस, इन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है, खासकर IT और फार्मा में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी हमें चीन, वियतनाम जैसे देशों से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहां हमें और मजबूत होना होगा। बिल्कुल। तो इस पूरी तस्वीर में सरकारी नीतियों की क्या भूमिका रहने वाली है? नीतियां तो देखिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, बहुत जरूरी हैं। क्या करना चाहिए सरकार को? कई चीजें हैं। व्यापार को आसान बनाना, जैसे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसे और तर्कसंगत करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जारी रखना बहुत जरूरी है। और GST, उसमें भी सुधार की बात होती है। हाँ, GST को और सरल बनाने की जरूरत है। जैसे इंडस्ट्री की मांग है कि टैक्स के स्लैब कम किए जाएं, शायद 3 स्लैब, 5%, 12-18% का एक और 28%। अच्छा। और सबसे जरूरी है कि कंपनियों को नई खोज यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इनोवेशन बहुत जरूरी है। सही। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक दिलचस्प मोड़ पे है। हाँ, बिल्कुल। विकास की मजबूत संभावनाएं दिख रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ वास्तविक चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही कहा। में है और कुछ खास सेक्टर हैं जो भविष्य में गाड़ी को तेज खींच सकते हैं। बिल्कुल। और यहां से आगे बढ़ते हुए एक बड़ा सवाल जो हमें सोचना होगा वो ये है कि क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम क्षेत्रों में टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी इनोवेशंस हैं, नई खोज है और जो अपने लोगों का स्किल डेवलपमेंट है, हाँ, कौशल विकास, उस पर सही मात्रा में और सही तरीके से ध्यान लगा पाएगा। क्योंकि असली और टिकाऊ तरक्की का रास्ता वो यही